हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मैथ्स फिजिक्स। माई सेल्फ ईशान शर्मा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है ये कूलॉम्स लॉ, ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और क्या पढ़ेंगे कि जब किस सिस्टम होता है, कई सारे चार्जेस का जब एक सिस्टम बना होता है तो उस सिस्टम के कारण कितना फोर्स लगता है वो पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ साथ नोट्स बना लेना। और ध्यान रखना, नोट्स बनाओगे तो तुम्हारा ही भला है। क्यों? क्योंकि कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले भाई, एक बात अटल सत्य है, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जब तक तुम उससे देख रहे हो, जब तक तुम उससे बैठे बैठे पढ़ रहे हो, तब तक तो सबको समझ में आएगा। जैसे ही वो चला गया या तुम हट गए, तुम दोनों के बीच का इंटरेक्शन टूट गया, तो तुम बाहर जाती आधे घंटे बाद सब वॉश हो जाएगा, 20% चीज़ें रह जाती हैं। अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई वीडियो देखूंगा नोट्स बाद में बनाऊंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी अगर तुम एडवांस हो भाई या एक्सेप्शन हो केमिस्ट्री की तरह, तो भाई कह नहीं सकते। खैर, और भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना पसंद आए तो। खैर, हम पढ़ने वाले कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए चार्ज की, कि चार्ज क्या चीज़ है। अब जिन बच्चों को पता है कि चार्ज क्या चीज़ है ना, क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो जिन बच्चों को पता है चार्ज क्या चीज़ है वो तो लेक्चर को आराम से देखे, नोट्स बनाते चले। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो डरने की कोई बात नहीं है, हम है ना। क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, न्यू मैथ्स फिजिक्स सर्च करो और उस पर लिखो चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। तो वहाँ पे तुम आराम से चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज नाम का चैप्टर देख सकते हो और आराम से इंजॉय कर सकते हो। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे, लेक्चर नंबर 2 पे आ सकते हो। तो अब बात करते हैं हम कूलॉम फोर्स की। तो बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है क्या, कि दो चार्जेस अगर सेम नेचर के हो तो रिपल करते हैं, और अगर दो चार्जेस डिफरेंट नेचर के हो या अनलाइक नेचर के हो तो अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई इट हैपेंड, ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं, देखो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो रिपल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा कोई ना कोई, और ये वाला चार्ज इस पे भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। या अगर मैं इनके अनलाइक नेचर की बात करूं तो मान लो पॉजिटिव, ये निगेटिव है ना, तो इन दोनों के बीच क्या है, प्यार है। ये एक दूसरे के पास खिंचा रहे हैं, बताया था ना पिछले लेक्चर में। इन दोनों के बीच क्या होगा, प्यार होगा। अनलाइक चार्जेस के बीच क्या होता है, प्यार, और लाइक चार्जेस के बीच क्या होती है, नफरत, दुश्मनी, है ना। तो वो फोर्स कितना है हमें ये पता लगाना है। अब भाई ये जो सिचुएशन थी कि दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स होता है, ये सारे साइंटिस्ट समाज के लिए एक दुविधा थी कि भाई कैसे पता लगाए। चार्ज का तो पता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं, अगर इसके फोर्स के बारे में पता चलेगा तो शायद कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सब साइंटिस्ट गए कूलॉम के पास, कूलॉम सब के पास, और कूलॉम सर से पूछा कि सर अगर आप हमें ये बता दें कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है तो शायद हमारी कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब इमेजिनरी कहानी है भाई, समझोगे अच्छे से एंजॉय करके तो सबको समझ में आएगा ना, है ना। लिंक करते चलो चीज़ों को, तभी तो फिजिक्स को फील करने का मजा है। तो होता क्या है, कूलॉम साहब ने कहा बिल्कुल बताएंगे भाई, जब तुम हमारे हाथ दरबार में आए तो हम खाली कैसे जाने देंगे तुम्हें। तो कूलॉम साहब ने कहा कि कुछ टाइम दो। टाइम देने के बाद कूलॉम सर ने की स्टडी दो चार्जेस के बीच। दो चार्जेस के बीच स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कंक्लूजन निकाला, और देखो उस कंक्लूजन से कितनी सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। तो हेडिंग लगा लो क्या, कूलॉम्स फोर्स। क्या लगा लो भाई, कूलॉम्स फोर्स। तो कूलॉम फोर्स की अगर मैं बात करूँ, पहले जिसका चैप्टर का नाम, वो जो लेक्चर का नाम है वही से स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स फोर्स या कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ कहते हैं वैसे तो, है ना, कूलॉम्स लॉ। तो क्या भाई कूलॉम्स लॉ क्या चीज़ है? चीज़ कुछ ऐसी है कि मान लो एक चार्ज ही रखा है हमारे पास पॉजिटिव नेचर का, एक चार्ज ही रखा है हमारे पास पॉजिटिव नेचर का। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q2। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ना वो कितनी है बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सर जी वो है R। वो कितनी है, R, ठीक है। तो कूलॉम साहब ने बताया कि भाई इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, मान लो 1 चार्ज है और ये 2 चार्ज है, तो उन्होंने अध्ययन के टाइम पे ऐसा पाया, स्टडी करके ऐसा पाया कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा, रिपल करेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा, दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये वाला चार्ज पे फोर्स लगा रहा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और किस पे लग रहा फोर्स, 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस पे कितना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब ये फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा, कुछ समझ में आ रहा। एक्शन रिएक्शन पेयर है, देखो इसने एक्शन किया इस पे, उसने उतना ही रिएक्शन कर दिया इस पे, इस तरफ को।
एक्शन रिएक्शन पेयर सुना है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद होगा ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वही तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसलिए इसका एक नाम हो रहा है क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। चलो भाई एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक बात याद रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर में भी एक झोल है, बताऊंगा अभी, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले फोर्स तो कैलकुलेट कर ले कितना है एक्चुअल में। तो गुलाम साहब ने देखा कि जो फोर्स है दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, इट स्टेट्स दैट क्या, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of both charges and inversely proportional to the square of distance, inversely proportional to the square of distance of both charges। ये बात कही उन्होंने। इससे क्या पता चलता है भाई, देखते हैं इससे क्या उन्होंने कहा कि जो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस के, Q1 इंटू Q2, दोनों के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा कंक्लूजन निकाला उन्होंने, दूसरे कंक्लूजन में कहा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये 2 कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले। अब क्या किया जाए, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। जब दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे तो मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना होता है। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हटाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वेयर K क्या चीज है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे पता चला K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, देखो सिंपल सी बात है, जब कूलॉम साहब ने रिसर्च किया तो अगर वे केवल यही फॉर्मूला बना देते या K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 रख देते, अगर हम जैसे सोच रहे हैं कि K की वैल्यू कुछ और भी रख देते तो कुछ और भी रख के देखी होगी, वैल्यू तो सारी रख के देखोगे जितनी उनसे पॉसिबल हो चुकी है ना, लेकिन उन्हें डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पाया होगा। डिजायर रिजल्ट कब मिला होगा, जब वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कोई एक दिन का प्रोसेस तो था नहीं कि K की वैल्यू सोचो रख दी, भाई रिसर्च में जिंदगी निकल जाती है लोगों की पूरी, पता है ना, ये नहीं कि 2 दिन का हो जाता है, PhD करते करते उसके बाद पूरी लाइफ निकल जाती है, तभी साइंटिस्ट की उपाधि मिलती है और साइंटिस्ट बन पाते हैं, जो आज हम उन्हें याद भी कर रहे हैं हिस्ट्री में, कितने साल पुरानी बात है हम आज तक याद कर रहे हैं। तो यही तो, जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाओ, कि लोग तुम्हें पढ़े, है ना, लोग तुम्हें पढ़े, लोग तुम्हारे बारे में सुने, तुम ना सुनाओ उन्हें, दूसरे लोग तुम्हारे बारे में सुनाएं, ऐसा लेसन बना दो एक। तो जैसे गुलाम साहब ने बनाया, सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो भाई ये चीजें थी। तो अब करना क्या है, F इज इक्वल टू K की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे मन में इधर उधर को दौड़ रहे होंगे, जो माइंड के जो न्यूरो सिस्टम है वो इधर पुचक सब जगह को भाग रहे होंगे। क्या कि सर ये 4 पाई, चलो वो तो पता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसी है, क्या है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, कितनी वैल्यू है, तो मैं बता देता हूँ। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ कांस्टेंट की वैल्यू होगी, याद रख लेना, रट लेना, वैसे एग्जाम में भी लिखी हुई आती है, टेंशन भी नहीं लेनी अगर याद ना हो तो, लेकिन याद रखोगे तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस के टाइम पे काम आएगी। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अच्छा, यूनिट क्या होगी, यूनिट तो अभी इससे निकाल लेंगे आराम से। परमिटिविटी की यूनिट क्या निकालनी है, अगर मैं यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलेगी, देखो एप्सिलॉन नॉट को लेके जाओ वहां, फोर्स को लेके आओ नीचे, तो Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ, क्योंकि कांस्टेंट 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी तो उसे रखेंगे नहीं। तो Q1 Q2 मतलब कूलम स्क्वायर अपॉन आर मतलब मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। तो क्या आई, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भाई परमिटिविटी की यूनिट है। परमिटिविटी क्या चीज है सर ये एक्चुअल में है क्या चीज, क्यों आई यहाँ ये? हाँ, इसका आंसर मिल सकता है तुम्हें। परमिटिविटी क्या चीज है? देखो परमिटिविटी विच परमिट, परमिटिविटी का मतलब विच परमिट दी फोर्स। अब परमिट का मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो अगर मैं इनके बीच के मीडियम को, देखो परमिटिविटी वैक्यूम की है, जब वैक्यूम में कोई दो चार्जेस रखे होते हैं तो उनकी परमिटिविटी की वैल्यू होती है बहुत कम, है ना ये। लेकिन अगर मैं इनके मीडियम को चेंज कर दूं, वैक्यूम की जगह पानी भर दूं, ग्लिसरीन भर दूं या कोई और चीज भर दूं, तो उसके लिए परमिटिविटी की वैल्यू कुछ और होती है। परमिटिविटी क्या काम करती है? अपने फील्ड को परमिट करती है और इन फोर्सेस को अपोज करती है। मतलब अगर मैं किसी मीडियम में रख दूं इस चीज को, मान लो अगर मैं इस चीज को किसी मीडियम में रख दूंगा और उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो मान लो कितनी हो गई, उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो मान लो कितनी है 5, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी ना वो 5 टाइम्स घट जाएगी। फोर्स की वैल्यू जो होगी वो 5 टाइम्स घट जाएगी। क्यों घटी? क्योंकि जो परमिटिविटी है उस मीडियम की वो क्या करता है, वो इस चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्सेस का अपोज करता है। मतलब क्या करता है, उनका इंटरेक्शन तोड़ता है, परमिट नहीं होने देता। नाम से लग रहा है कि परमिट होने देगा, लेकिन अपने फील्ड को परमिट होने देगा। अपने फील्ड को परमिट करके उसके फोर्स के बीच अपने फील्ड को परमिट करा। एक मान लो चार्ज रखा, एक चार्ज रखा, मैं बीच में परमिटिविटी बन के बैठा हूं, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा। मैं क्या करूंगा, अपने परमिटिविटी निकाल लूंगा, अपना परमिटिविटी फील्ड निकाल लूंगा और इन चार्ज पे दोनों को तरफ से फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो फोर्स को डिक्रीज करने की कोशिश करूंगा। यह है परमिटिविटी का काम, ठीक है। वैसे अगर जनरल भाषा में देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय एनी बॉडी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय एनी बॉडी नेचुरली इज कॉल्ड परमिटिविटी। ये भी है एक डेफिनेशन, छोटी मोटी है ना। बाकी इसे डिटेल में पढ़ना है परमिटिविटी तो कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन ना लेने का, ठीक है। तो ये तो भाई परमिटिविटी और कूलम्स लॉ की बात थी। तो कूलम्स लॉ, वो कूलम्स फोर्स कितना है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आया तो बहुत बड़ा हड़कंप बच गया भाई साइंटिस्टों में। हो कलाम साहब आप धन्य है, कलाम साहब आप धन्य है, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब हम कुछ से कुछ कर सकते हैं, सारी चीजें चला सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया भर के। तो कलाम ने कहा रुक जाओ 1 मिनट, खुश मत हो खुश नहीं होने का। क्या हुआ सर, क्या हुआ, खुश क्यों नहीं हुआ, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि दी है हमें। तो कलाम साहब ने कहा बेटा फोर्स की मैग्नीट्यूड ही पता चला है अभी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा और हमें किस डायरेक्शन में फोर्स को क्रिएट करना है। कभी तुम बिना डायरेक्शन जाने भाग गए और फोर्स लगाना इस डायरेक्शन में, लग रहा उस डायरेक्शन में, फोर्स लगाना ऊपर को, लग रहा नीचे को। समझ में आ रही है बात नहीं? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी तो पता हो फोर्स की, और डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? देखो साफ साफ दिख रहा, ये अगर मैं इस चार्ज को पकड़ लूं, अगर मैं इस चार्ज को पकड़ लूं तो ये चार्ज इधर भागेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस चार्ज को पकड़ लूं ये चार्ज इधर भागेगा, तो इस चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन इधर, और अगर मैं इस चार्ज को पकड़ लूं तो इस वाले चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन इधर, ठीक है ना। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया, ये डायरेक्शन भी तो लिखो, डायरेक्शन मतलब वेक्टर फॉर्म भी तो लिख दो। वेक्टर फॉर्म से क्या पता चलता है कि भाई इसके अंदर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार आ चुकी है बोर्ड एग्जाम में, है ना, कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो देखो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए हमें पता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्स फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है दोस्तों। चलो जी, अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है। अच्छा वेक्टर फॉर्म लिखो भाई। चलो भाई, अब वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए तुम्हें पता है फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, बात समझ में आ रही है, लेकिन ये दोनों चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो ऊपर भी कोई वेक्टर क्वांटिटी लानी पड़ेगी इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जिससे वेक्टर फॉर्म कंप्लीट की जा सके। तो वेक्टर क्वांटिटी हमने वेक्टर में पढ़ा था 11th क्लास में कि एक वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है जिसे जो केवल डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, उसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि उससे किसी भी क्वांटिटी की ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात नहीं? मतलब एक वेक्टर नाम के चैप्टर में एक वेक्टर ऐसा भी होता है जिसका काम है डायरेक्शन प्रोवाइड कराना,
क्योंकि उसके अंदर अपना मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है 1, और उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों उस वेक्टर को? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमें यहाँ इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। अब 1 से अगर मैं इस पूरे मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसके मैग्नीट्यूड पे, लेकिन हाँ वो क्या देके जाएगा? डायरेक्शन। क्या देके जाएगा? डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर इंट्रोड्यूस करा दूं तो क्या हो जाएगा वेक्टर? वो आर कैप, है ना। इंट्रोड्यूस करा दो तो वेक्टर क्या हो जाएगा? आर कैप। तो लगा दो भाई, किससे मल्टीप्लाई कर दो? आर कैप से ऊपर और आर कैप से नीचे। तो वेक्टर फॉर्म जो हो जाएगी वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड आर क्यूब इंटू क्या? आर कैप। तो भैया ये हमारे पास क्या आ गई? वेक्टर फॉर्म आ गई। किसकी? कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ की या कूलम्ब्स फोर्स की कौन सी फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म है। तो हमने क्या चीज सीखी? हमने सीखी कि भाई जो दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसे कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और उसमें एक डायरेक्शन होती है और उसके वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से होती है। अब यहाँ उसने कंप्लीटली सारी चीजें बता दी थी। कुछ पॉइंट निकल के आते हैं जिन्हें स्पेशल पॉइंट बोलते हैं। उन पॉइंटों के बेस पे इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं कि कूलम्ब फोर्स के क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं। कूलम्ब लॉ पढ़ने के बाद कूलम्ब फोर्स आया हमारे पास और उस कूलम्ब फोर्स के क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं, क्या क्या स्पेशल कीज है वो पढ़ते हैं, है ना। तो मान लो यहाँ स्पेशल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अच्छा स्पेशल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट क्या आता है? देखो फिगर देख के बताओ पहला पॉइंट क्या निकल के आता है? पहला पॉइंट निकल के आता है कि जितना पहला पॉइंट क्या निकल के आता है? कंक्लूजन्स है। क्या है? कंक्लूजन्स में देखो क्या क्या आता है निकल के। कंक्लूजन में क्या क्या निकल के आता है कि देखो जैसे ये फोर्स है, ये क्या है? F1 पे लग रहा है, किसके कारण? 2 के कारण, है ना। तो देखो ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जितना फोर्स इस वाले चार्ज ने इस पे लगाया है उतना ही फोर्स इस वाले चार्ज ने इस पे लगाया है, ठीक है ना। जितना अब चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चाहे ये 5 माइक्रोकूलम्ब को और चाहे 10 माइक्रोकूलम्ब को, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकलता है? पहला कंक्लूजन क्या निकल के आता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इज सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ सही, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इज सेम। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इज सेम। फोर्सेस इज सेम। सेम का मतलब क्या है? सेम का मतलब क्या है? ये इधर लग रहा, ये इधर लग रहा, बस डायरेक्शन अलग है बस, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। ये 5 न्यूटन का मान लो पॉजिटिव इधर लग रहा था, वहां 5 न्यूटन का निगेटिव उधर लग रहा होगा। तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन को अगर इररिलेवेंट करना है तो मोड लगा दो F12 किसके इक्वल होना चाहिए? F21। तो भैया ये हमें पता चलता है पहला कंक्लूजन कि भाई जो दोनों तरफ का फोर्स है ये सेम है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अलग अलग है, ठीक है। दूसरा क्या है? दिस इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। दिस इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर से एक समझदार लड़का था, उसने कुछ समझा। जब कहा कि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है तो उसने कुछ समझा। उसने सोचा कि सर ने बताया, उसने घर पे जाके ट्राई किया कि सर ने बताया कि भाई कूलम्ब फोर्स तो एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो मतलब क्या है? मतलब ये कि मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इस चार्ज पे एक फोर्स यहाँ लगा, इतना ही F1, तो उतना ही फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा F, और दोनों क्या है? दोनों एक R डिस्टेंस पे होते हैं, तो ये R डिस्टेंस पे लगा। तो उसने गलत समझा क्या? उसने गलत नहीं समझा, उसने समझा सही, लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन अधूरी दी गई थी, तो इसलिए उसने अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पूरा सही लिख दिया। जितनी इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी कि इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, तो बिल्कुल सही है। देखो एक्शन, उसका अपोजिट रिएक्शन हुआ यहाँ, है ना। लेकिन लगेगा क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर किस डायरेक्शन में होते हैं? द एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है हमेशा। फोर्स जो लगेगा हमेशा कहां लगेगा? चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। ऐसा नहीं कि एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज तो फोर्स ऊपर और नीचे। अगर चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर ये है तो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा। जैसे ये लग रहा है, देखो एक इधर को और एक इधर को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, एक्टिंग along the line joining of charges। तो भैया ये बात पता चली हमें एक बात, है ना।
एक्शन रिएक्शन पेयर है और चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट लगता है हमेशा फोर्स। ये ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी तुम्हें आगे को। ठीक, नंबर थर्ड कंक्लूजन क्या निकल के आती है? नंबर थर्ड कंक्लूजन निकल के आती है दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर। जो कूलम्ब फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? जीरो। जिनका वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स। अब जब पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है तो सिंपल सी बात है कंजर्वेटिव है। क्यों? ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है। चाहे तुम ये फोर्स ऐसे लगा लो, चाहे तुम चार्ज को वहां रख दो, चाहे तुम चार्ज को यहां रख दो, चाहे तुम चार्ज को यहां रख दो, फोर्स तो ऐसे लगना है ना। पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ से क्या फर्क पड़ता है कि किस पाथ को लग रहा है? बस फोर्स लग रहा, हमें तो ये पता है। तो इसलिए कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव इन नेचर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव एनर्जी है, ऐसे ही कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये चीजें निकल के आती है हमारे सामने। ठीक है, और क्या कंक्लूजन निकल के आता है देखते हैं। क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन नंबर 4 निकल के आता है हमारे पास। क्या द नेट चार्ज फॉर द सिस्टम ऑफ, चलो सिस्टम ऑफ चार्जेस तो हम सुपर पोजिशन में पढ़ेंगे। क्या? अच्छा यहीं पढ़ लो। क्या? फोर्स फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल चार्जेस। इसका मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ चार्जेस, कई सारे चार्जेस का एक सिस्टम है, कई सारे चार्जेस का एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम ऑफ चार्जेस का जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा? उन इंडिविजुअल चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। ये बात बताइए, कंक्लूजन निकल गया है। मतलब मान लो हमारे पास एक चार्ज रखा है Q1, है ना। अब इस पर एक चार्ज रखा है यहाँ Q2, एक चार्ज रखा है यहाँ Q3, एक चार्ज रखा है यहाँ Q4। ठीक है, अब ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तुम जानते हो ऐसे लगा। ये फोर्स कितना लेगा? F1 पे लगा, किसके कारण? 2 के कारण। ठीक है, ऐसे ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा, कैसे? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। Q1 पे लगा, किसके कारण? 3 के कारण, तो F13। ऐसे ही लगाएगा इस पे, कैसे? ऐसे। किस पे लगा? Q1 पे, किसके कारण? Q4 के कारण, F14। ऐसे कितने चार्ज हो सकते हैं भाई? n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो कितना फोर्स लगेगा? 1 पे लगेगा, किसके कारण? n चार्जेस के कारण। ठीक है, ये बात पता चल गई तुम्हें शायद। देखो दिखाई दे रहा है भी है नहीं? दिख तो रहा ना यहाँ तक? ठीक है, तो ये बातें तुम्हें पता चली। तो अब क्या? तो जो नेट चार्ज होगा, तो जो क्या होगा? जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? तो नेट चार्ज जो नेट चार्ज होगा, अगर इनकी डिस्टेंसेस कितनी है, मान लो इसकी क्या होगा? ये Rn हो चुका, ये हो चुका R1, ये हो चुका R2, ये हो चुका R3। तो क्या हो जाएगा नेट चार्ज? वो नेट फोर्स भाई, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू कितना होगा? F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश डैश कहाँ तक? F1n तक। अब हम क्या निकाल ले? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर। ऐसे ही डैश डैश कहाँ तक? n तक। तो कॉमन निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? Q1, तो अंदर बचेगा क्या? Q2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q4 अपॉन R3 स्क्वायर और डैश डैश ये। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कंक्लूजन में निकल के आता है ये, अलग से टॉपिक भी दे रखा है कई बुक्स में, कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहे अलग से टॉपिक बना करके हेडिंग डाल देना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और चाहे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग लिख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो हमने कूलम्ब फोर्स के बारे में कंक्लूजन पढ़े इसके कि कैसे कैसे वर्क करता है फोर्स और इसके क्या क्या इफेक्ट हैं। ये सारी चीजें हमने कूलम्ब फोर्स से देख ली है। अब किस चीज़ की बारी आती है? सब जानते हैं किस चीज़ की बारी आती है? कुछ न्यूमेरिकल करने की, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद कोई टॉपिक रहेगा तो आगे पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कवर हो चुका, सारी चीज़ें हमने इसमें क्या कर ली है? कवर कर ली है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई चीज़ रही है नहीं, मैं जहाँ तक मेरा मानना है। अब क्या पढ़ते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं। हम न्यूमेरिकल 2 लेवल में मैंने तोड़ रखे हैं, एक तो बोर्ड लेवल और एक कॉम्पिटिशन लेवल। एक तो बोर्ड लेवल तोड़ रखा है और एक क्या तोड़ रखा है? कॉम्पिटिशन लेवल। अब उससे पहले एक बात बता दो जरा मुझे, एक बात बता दो। मान लो ये एक चार्ज है Q1।
अब इससे r डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है -q2। कौन सा चार्ज रखा है? -q2। अब बताओ इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? ठीक है, फोर्स लगाएगा, मान लो F लगाएगा। इन दोनों चार्जेस के बीच क्या है? दुश्मनी है या प्यार है? प्यार है। इन दोनों चार्ज के बीच क्या है? प्यार। तो मतलब ये वाला चार्ज इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा, तो अपनी तरफ को कैसे? ऐसे। चलो भाई, अब हुआ क्या? कहानी में आता है ट्विस्ट। अब एक विलन आया और यहाँ आके बैठ गया। Q3 चार्ज, इन दोनों के बीच क्या है? -Q3। इन दोनों के बीच भी प्यार है। क्या है? इन दोनों के बीच भी प्यार है। तो ठीक है भैया, इसने इसे भी सेटिस्फाई कर दिया कि लो जी साहब, तुमसे भी बॉन्ड बना लेंगे हम। लो बनाया भाई r डिस्टेंस पे, और इसका फोर्स भी क्या है? F। अब माई क्वेश्चन इज दैट, क्या इसकी वजह से इसका प्यार कम हुआ? क्या इसकी वजह से इसका प्यार कम हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, इसके फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़े वो बात की बात है। जितना फोर्स ये पहले लगा रहा था उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज अब भी लगाएगा। अब ये नया फोर्स और लगाने लगेगा। तो कहने का मतलब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स भले ही चेंज हो जाए, लेकिन इस फोर्स में, वो इस वाले फोर्स में कोई कमी नहीं होगी। मगर क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता ना रियल लाइफ में। रियल लाइफ में तो अगर ऐसा करोगे तो छोड़ के भाग जाएगी, ध्यान रखना। तो बी अवेयर, केयरफुल रहना इन चीज़ों से भाई। चलो, तो भाई ये चीज़ है कि Q2 Q3 ये सब चीज़ें हमने देख ली कि भाई इस वाले चार्ज के कारण, मतलब इस वाले चार्ज के कारण इस चार्ज के प्यार में कोई कमी नहीं आई। ठीक है, इसको क्यों बताया मैंने? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स में, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो भैया ये लास्ट कंक्लूजन मान लो, चाहे जो भी था। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पहले बोर्ड लेवल। किसके क्वेश्चन है? बोर्ड लेवल क्वेश्चन। बोर्ड लेवल क्वेश्चंस नंबर 1, लेवल नंबर 1 बोर्ड है ना। लेवल नंबर 1 क्या है? बोर्ड है। चलो भैया, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है। तो भाई क्वेश्चंस की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की है ना। तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है पहले। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो क्या पूछा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर्स, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस placed at 1 मीटर अपार्ट। क्या मतलब है? मतलब दो चार्ज, एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2। इन दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट फोर्स बताना है जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हों। तो बताओ भाई स्मॉलेस्ट मिनिमम फोर्स कब होगा? मिनिमम फोर्स कब मिलेगा? देखो मिनिमम फोर्स तब मिलेगा जब ये दोनों चार्ज क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है दुनिया का? इलेक्ट्रॉन। इसने स्मॉलेस्ट फोर्स पूछा है। स्मॉलेस्ट फोर्स कब मिलेगा? जब चार्ज स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट कर दी ना, है ना। तो चार्ज, तो मतलब क्या होगा? Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे? फोर्स मिनिमम ये हो जाएगा क्या? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी? E स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁹। इसे ऐसे रहने दो, चलो K E स्क्वायर। ये भैया स्मॉलेस्ट चार्ज है। ये क्या है? वो फोर्स है, स्मॉलेस्ट फोर्स। दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो मिनिमम फोर्स होगा वो होगा। इससे कम फोर्स कहीं नहीं मिल सकता तुम्हें, इससे कम फोर्स कहीं नहीं मिल सकता। क्वेश्चन 2 की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है? फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। चलो भाई, दो चार्जेस के बीच में इस फोर्स फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट ने केवल फोर्स फाइंड करना है। तो चलो भाई करो। एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है। इसका है 6 माइक्रोकुलाम, इसका है -3 माइक्रोकुलाम। कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं दोनों एक दूसरे से? कितनी डिस्टेंस रखे हैं दोनों एक दूसरे से? 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। चलो भैया 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा तो बहुत अच्छी बात है। फाइंड कर दो। तो फाइंड करते हैं भैया। हमें पता है क्या क्या गिवन है। Q1 कितना है? 6 माइक्रोकुलाम। कन्वर्ट कर लो 6 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। Q2 कितना होगा? -3 माइक्रोकुलाम। कन्वर्ट कर लो -3 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना एक बात मेरी यहाँ पे, जब हम फोर्स R डिस्टेंस कितनी रखे? 3 मीटर। जब हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स का हमेशा क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड। ये क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड।
क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी ना है, तो मतलब अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव नहीं रखना, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर भी, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। तो फोर्स के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर चार्ज निगेटिव है तो उसे भी क्या कर देना है? पॉजिटिव। ठीक है, चलो भाई, तो k की वैल्यू क्या है? 9 × 10 to the power 9, और Q1 की वैल्यू क्या है? 6 × 10 to the power -6, और Q2 की वैल्यू क्या है? 3 × 10 to the power -6, और नीचे किसकी? RR की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 9 से 9 कट जाएगा, क्या 3 × 18, 18 × 10 to the power -3 न्यूटन। इतना फोर्स भैया इन दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। किस लेवल के क्वेश्चन है? बोर्ड लेवल के। अच्छा साहब, टाइप 1 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? टाइप 1। तो टाइप 1 था भैया ये, जिसे बोलते हैं कौन सा? सिंपल क्वेश्चंस। क्या था वो? सिंपल क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस। अच्छा, टाइप 1 था ये, बोर्ड लेवल में ही सिंपल क्वेश्चंस का, जो कि 2 हो चुके, पहले लिख लेना, ध्यान से निकल गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है हमसे, इसमें कहा कि भैया एक बात बताओ, एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q, और एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q, और एक क्या हुआ? दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हैं। अब हुआ क्या? एक छोटा सा निगेटिव चार्ज आया और कहीं यहाँ पुट कर दिया इसे, -Q, है ना? तो हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -Q चार्जेस, ऐसे नहीं, वेयर शुड बी -Q चार्ज प्लेस्ड between both charge to achieve equilibrium condition। मतलब क्या कहा है? मतलब ये कहा है कि भाई 2 चार्जेस हैं, ये रखे आराम से r दूरी पे, वैक्यूम में रखे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा मजे ले रहे हैं, हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे, पीट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया आया कि राक्षस बीच में, अब आ गए, बंडा मार दिया, बीच में कूद के पड़ा। अब जब बीच में -Q चार्ज कूद पड़ा तो इसके आने से वैसे तो हड़कंप मचना चाहिए था इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो पूछा गया है कि ये चार्ज कहाँ पे कूदे कि कुछ ना हो। मतलब ये देखो, मैं तो मजाक की बात है, इसमें कहा है कि भाई 2 चार्जर एक दूसरे R डिस्टेंस पर रखे हैं, एक -Q चार्ज को कहाँ पर रखा जाए कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम में कोई फर्क ना पड़े, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहे। सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमें तो नहीं होता, मान लो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पर उस चार्ज को रख दिया। मान लो क्या रख दिया? x डिस्टेंस पर एक चार्ज को रख दिया। मान लो Q, ये वाला Q यहाँ पे, मान लो x डिस्टेंस पर -Q चार्ज है, x डिस्टेंस पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी, तो इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई? r - x। ये तो बचेगी, इन दोनों के बीच में कितनी बचेगी? r - x। अब एक बार बताओ, ये वाला चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? F1 किसकी तरफ को? अपनी तरफ को खींचेगा, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स है F1। ये वाला इस पे कितना लगाएगा? F2 अपनी तरफ को खींचेगा, F2। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। और इक्विलिब्रियम में तभी होगा, जितने फोर्स ये वाला चार्ज इसे खींचेगा मेरी तरफ को, उतने से ये वाला खींचेगा मेरी तरफ को। मतलब क्या होगा? ये रखा है, इसे अपनी तरफ को, मैं अपनी तरफ को खींच रहा है साथ से, और दूसरे से इधर को, तो वहीं का वहीं तो है। देखो चाहे मैं कितनी मजबूती से खींच लूँ, ये वहीं का वहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तब तो इक्विलिब्रियम सिस्टम में है, अदरवाइज या तो इधर भागेगा या ये इधर भागेगा, है ना? तो लिखेंगे क्या? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? F1 = F2। F1 की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन x² इक्वल टू, इसकी क्या होगी? Q अपॉन r - x का होल स्क्वायर। तुम्हें पता है ना, निगेटिव नहीं लेना, निगेटिव को लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, सारा कट गया है यहाँ से। क्या बचेगा? 1 अपॉन x² इक्वल टू 1 अपॉन r - x का होल स्क्वायर। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r - x का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा? x²। स्क्वायर रूट ले लो तो r - x इक्वल टू x, या 2x इक्वल टू r, या x इक्वल टू r अपॉन 2। तो कहाँ पे रखना चाहिए भैया? -Q चार्ज को बीच में रखना चाहिए, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। अगर मैं इसे पलट दूँ, मान लो इसे 2Q कर दो, इसे Q रहने दूँ, तो चेंज हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन में, है ना? क्या है? फिर डिस्टेंस r अपॉन 2 नहीं आएगी, ठीक, क्योंकि चार्जेस का है तो मैग्नीट्यूड सेम था। मान लो सेम ना होता तो तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते ना कहीं ना कहीं, तब चार्ज को कहीं इधर उधर को रिप्लेस करना, शिफ्ट करना पड़ता, वो हम पता लगा लेते।
मेथड ये लगता। तो यहाँ पे हमने देखा भाई कि चार्जेस के क्वेश्चन कैसे होने हैं। एक क्वेश्चन और कर लूँ मैं ढंग का, फिर खत्म करते हैं इसे, है ना, मतलब खत्म नहीं, मतलब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बढ़िया वाले क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है। क्या अब क्या क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि भैया दो चार्ज रखे हैं, एक ए यहाँ पे, एक चार्ज बी यहाँ पे, ठीक है। दो चार्जेस रखे हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह। इस पे है कितना चार्ज, -6 माइक्रो कूलम, इस पे चार्ज है 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब एक पॉइंट है यहाँ पे P, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है P, ये ऐसे और ऐसे बना रहा। अब ध्यान रखना कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है, 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस पॉइंट P पे एक चार्ज रखा है 1 माइक्रो कूलम्ब का। इस पॉइंट P पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा है 1 माइक्रो कूलम्ब का। अगर ये डिस्टेंस कितनी हो, यहाँ से यहाँ तक कि 10 सेंटीमीटर हो, है ना, और यहाँ से यहाँ तक कि कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो, 5 हो दोनों के बीच के, 10 सेंटीमीटर हो। तो हमसे पूछा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द P, किस पे, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द P ड्यू टू द A एंड B। दोनों चार्जेस के कारण, A और B चार्जेस के कारण P पर नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, ये 1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज जो दिख रहा तुम्हें, ये 4 है। ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, F1। किस डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि ये वाला चार्ज लगा रहा है इस पे, है ना। तो इन दोनों के बीच कैसा फोर्स है, रिपल्सन का। तो ये वाला चार्ज इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ध्यान रखना, मान लो गया F1। अब इन दोनों के बीच एक फोर्स होगा, इन दोनों के बीच कैसा फोर्स, अट्रैक्शन का। तो ये वाला चार्ज अपने पास को बुलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों में प्यार है, F2, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, बीच में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें पता है, वेक्टर के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा है तुमने वेक्टर में, F नेट ऐसे निकलेगा बीचों बीच। इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये 90 डिग्री हो गया। चलो भाई, अब F नेट निकाल लो। तो F नेट कैसे निकलेगा, F नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है भाई, सब जानते हैं। कॉस थीटा कितना दे रहा, कितना, वो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0। जब कॉस थीटा 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमें मिलता है F नेट इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर, ये दो मिला। अब हम जानते हैं जो F1 की वैल्यू है वो कैसे निकाल लेंगे, F1 किसके कारण है, इन दोनों के कारण। तो K Q1 Q2 मतलब 4 × 1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -12 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइक्रो कूलम्ब है, कूलम्ब में कन्वर्ट कर लिया हमने दोनों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो K की हो जाएगी 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू 4 × 10 टू द पावर -12। अब ये 10 भी सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.1 × 0.1 ऐसा हो जाएगा। पॉइंट हटाया 2 0 और बढ़ा दिया यहाँ पे। तो कुल मिला के क्या होगा, देखो 100 और 10 टू द पावर 11 और ये कितना बचेगा, 3.6 न्यूटन आएगा। ये कितना फोर्स आया बच्चों, 3.6 न्यूटन का। कैलकुलेशन तो आती है सब पे। चलो अब क्या लिखेंगे, ये F1 फोर्स बिटवीन AP A एंड B। अब यहाँ क्या आएगा, फोर्स बिटवीन किस किस के बीच में, BP B एंड P। तो F2 है वो कितना हो जाएगा, 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू, है ना, कितना 6 × 10 टू द पावर -12, क्योंकि 1 को तो लिखना जरूरी नहीं है, 10 टू द पावर -12 लिखेंगे क्योंकि माइक्रो कूलम्ब है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है, 5, तो 5 × 5 × 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर को लगा हाथों हाथ मीटर में कन्वर्ट करके 10 टू द पावर -4 कर दिया। मतलब क्या, तुम पता है 5 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 × 10 टू द पावर -2 मीटर। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 और 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4। चलो भैया क्या आएगा, 9 3 जा वो 9 6 जा 36 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर क्या बचेगा, देखो ऊपर जाएगा कितना होगा 13, यह बचेगा 1। तो कितना बचेगा, 360 अपॉन 25। तो काट दो भैया, 25 से कट तो जाएगा, 25 से कितना 25, कितना बचा 11, 25 चौका 100, फिर 0.4, ये कितना आया F2 14.4 न्यूटन। तो दोनों फोर्सेस हमारे पास आ चुके हैं। बस देर किस बात की, शुभ मुहूर्त हमारे पास है, दोनों फोर्सेस के वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो पुट F1 एंड F2, तो F नेट आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा F नेट, अंडर रूट F1 की वैल्यू कितनी है 3.6 का होल स्क्वायर और F2 की वैल्यू 14.4 का होल स्क्वायर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे और जो भी आएगा, अब जानते हो, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो।
तो भैया ये कुछ क्वेश्चंस थे किससे रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अब लेवल 2 की तरफ चलते हैं, मतलब लेवल 1 तो चल ही रहा है अभी बोर्ड के लिए, अब क्या कर सकते हैं, टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 बोर्ड में आने वाले मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू कम इन बोर्ड, टू कम इन बोर्ड, ठीक है। बोर्ड में आने वाले मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, बोर्ड में आने के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखने वाले क्वेश्चंस हम अब करेंगे, ठीक है। तो भैया वे क्वेश्चंस है शेप के ऊपर, कि मान लो एक ट्रायंगल दे दिया और भैया ट्रायंगल के तीनों कोनों पे चार्ज रख दिया और किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स पूछ लेगा, या ट्रायंगल के बीच में एक चार्ज रख दिया सेंट्रोइड पे, तो उस सेंट्रोइड पे नेट फोर्स पूछ लेगा, या फिर स्क्वायर के चारों कोनों पर रख दिया, या रेक्टेंगल के चारों कोनों पर रख दिया, या कोन के कोनों पर रख दिया, दुनिया भर के जितनी भी शेप है सबके कोनों पर रख दो भाई, हेक्सागन के कोनों पर रख दो भाई, कहीं भी रख दो, नेट चार्ज नेट फोर्स निकालना है। तो ये टाइप 2 में आता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वैसे तुम क्या कह सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 5 कह सकते हो। मान लो हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा है जी, इक्विलिब्रियम ट्रायंगल, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलिब्रियम क्या क्या निकल रहा है मुंह से, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया। चलो ये रहा भैया हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की जो साइड है वो ए है, क्या है वो ए है। अच्छा इस पे क्या पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। मान लो इस पे एक चार्ज रखा है क्यू, एक चार्ज रखा है यहाँ क्यू, एक चार्ज रखा है यहाँ क्यू, ठीक है। अब हमें बताना है फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट C, जो C पे रखा है ना। ये मान लो A, ये क्या है A, ये है B और ये क्या हुआ, ये C। तो C पे जो चार्ज रखा है उस पर हमें क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। चलो भाई क्या बताना है, नेट फोर्स। तो फाइंड F नेट एट C। चलो भाई तो C पॉइंट ये है हमारे पास, C पॉइंट। अब एक बात तो बताओ, देखो कुछ नहीं है, वेक्टर पढ़ा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा वेक्टर, जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा उसे भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। जिसने पढ़ा उसके समझ में तो आ ही जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसे भी समझा दूंगा अच्छे से, टेंशन मत लो। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं इस पॉइंट सी पे, जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है उस पे जो चार्ज रखा है उसे तो भूल जाओ तुम कि वो चार्ज भी किसी पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि हम उस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं, उस चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है इससे हमें कुछ नहीं लेना। हम क्या निकाल रहे हैं, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो भाई देखो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा, एफ ए सी कह दो, क्योंकि क्या है रिपल्सन का फोर्स है दोनों के बीच। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्या कह दो, एफ बी सी कह दो, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स है, वो एंगल है 60 डिग्री। जब ये 60 तो ये भी 60 होगा, क्यों 60 क्यों होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का नेट कहाँ निकलेगा बच्चों, इन दोनों का नेट निकलेगा बीच में, एफ नेट। तो एफ नेट के लिए क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी सी कॉस 60। ये आया निकल के, इक्वेशन फर्स्ट कह दो। अब पहले एफ ए सी और एफ बी सी निकाल लो। एफ ए सी किसके कारण लगेगा, इन दोनों के कारण, कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो आएगा क्योंकि देखो साइडें सारी सेम होती है। ऐसे ही एफ बी सी निकाल लो, एफ बी सी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अरे ये क्या हुआ, ये चमत्कार हो गया, दोनों फोर्स सेम है। अरे भाई चमत्कार कहाँ है, दोनों फोर्स सेम तो होंगे क्योंकि चार्ज सेम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। कोई एक चीज तो चेंज कर दे तभी तो फोर्स चेंज होगा, तो वो तो हो गया जो चमत्कार वाले के बाद बेकार में खुश हो रहे हो। तो एफ ए सी इक्वल टू क्या हुआ, एफ बी सी। इसे थोड़ी देर के लिए हम एफ मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, एफ मान लो, पुट कर दो। तो एफ नेट जो है वो हो जाएगा, एफ नेट होगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 60, ठीक है भैया। अब क्या करो, अंडर रूट एफ स्क्वायर कितना होगा, 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर, एफ बाहर निकालो तो एफ अंडर रूट 3,
स्क्वायर से बाहर, है ना। एफ की वैल्यू रख दो। अब एफ किसके इक्वल है, एफ बी सी एफ ऐसी, मतलब इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू रख दो ना, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा क्या, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या हर एक क्वेश्चन हो जाएगा ट्रायंगल वाला, क्या ट्रायंगल वाला कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर तीनों कोनों पे चार्ज रखे हैं, किसी एक कोने पे पूछा है, बस। अब क्या, अबे फॉर्मूला बन गया, वैल्यू दे, वैल्यू कोई सी भी दो, वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब चेंज कहाँ होगा, मान लो चार्ज की वैल्यू दे दी 5 माइक्रोकुलाम या 6 माइक्रोकुलाम या 7 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज को चेंज कर लेना, वैल्यू को चेंज कर लेना, इसे Q1 इसे Q2 इसे Q3 ऐसे मान लेना, तो खुद ब खुद वैल्यू चेंज हो जाएगी। तुम जानते ही हो, डिस्टेंस दी होगी, वो क्या दी होगी, साइड दी होगी ट्रायंगल के, साइड की वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आई थिंक हो जाने चाहिए, यही मेथड है, इसके अलावा कोई और से मेथड की जरूरत है नहीं। मेथड तो एक दूसरा हो रहा है, लेकिन मैं उससे बताऊंगा नहीं, क्योंकि क्या फायदा, ये मेथड है सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन तुम कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आई थिंक हो जाने चाहिए। और क्वेश्चन करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रायंगल बेस्ड है अभी तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बेस पे है, ट्रायंगल बेस पे। अब क्या करेंगे हम, अब ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे एक चार्ज रख देंगे। क्या रख देंगे, ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे एक चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स निकालना है। देखो भाई कैसे, मान लो हमें ट्रायंगल दे दिया, ये क्या दे दिया हमें, एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये याद रखना, ठीक है। इस पे एक चार्ज क्यू इधर को, एक चार्ज क्यू इधर को रखा है, एक चार्ज क्यू कहाँ रखा है, इधर को रखा है। इस पर एक चार्ज सेंट्रोइड पे रखा है CG पे, क्या, स्मॉल क्यू। इस स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स बताना है। क्या बताना है, इस स्मॉल क्यू पे क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। तो स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स तो तुम आराम से बता सकते हो ना। स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स कैसे बताओगे, देखो ये लगाएगा इस पे इधर को, ये वाला लगाएगा इस पे इधर को, ये वाला लगाएगा इस पे इधर को, ऐसे ही तो होगा। अरे ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स रिपल्सन के इधर को, ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स रिपल्सन के इधर को, और ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स रिपल्सन को ऊपर की तरफ को, या मतलब नीचे की तरफ को, ठीक है। तो इसे निगेटिव कर लो, चलो निगेटिव कर लो तो क्या करेगा, ये वाला इसे ऊपर को खींचेगा, है ना। ऐसे ही कर लो, कैसे भी कर लो, मर्जी की बात है तुम्हारी। तो मान लो चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, डिस्टेंस कितनी है A, डिस्टेंस कितनी है A। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा कैसे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ध्यान रखना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो ये आएगा भैया हमारे पास निकल के कुछ ऐसे, कितना है ये, कितना है ये, मान लो ये आया निकल के हमारे पास F1। अब ये वाला लगाएगा इस पे इस तरफ से लाइन जॉइनिंग, अलोंग दी लाइन जॉइनिंग, कैसे लगाएगा, ऐसे, और ये जाएगा ऐसे। कितना है ये F2, और ये कितना आया था भैया हमारे पास F1, ये कितना आएगा हमारे पास F1। अब ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ को खींचेगा अपने आप को, कैसे, मतलब इसको नीचे वाले को कैसे, F3 की तरह लगाएगा ऐसे, ठीक है भैया। ये नेट निकालना है हमें, इन तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स निकालना है, ये तो पूछा है नेट फोर्स, चलो भाई निकाल दो। देखो एक बार बता दो मैं तुम्हें, अगर कोई भी फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे दे रखी है ना, जैसे कि मान लो यहाँ दे रखा है F5 न्यूटन, है ना, और F यहाँ दे रखा है 3 न्यूटन, तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पे है। या खाली वाई वाई पे दे दे 3 न्यूटन यहाँ 5 न्यूटन यहाँ, तो दोनों वाई वाई वाले ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर क्या कर दे, वो फोर्स को कुछ ऐसे दे दे किस एंगल थीटा पे F, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स ना तो एक्स पे है ना वाई पे है, तो क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के एक कंपोनेंट को एक्स पे लाना पड़ेगा और एक कंपोनेंट को कहाँ पे लाना पड़ेगा, वाई पे। तो इसका एक कंपोनेंट एफ पे आएगा तो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा होता है वहाँ कॉस थीटा, और ऊपर क्या जाएगा, एफ साइन थीटा, ऐसे चला जाएगा, है ना। तब जाके इनका नेट बीच में आया था ये। तो ऐसे देखो F3 तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, इसे टच नहीं करना। अब F2 और F3 ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, F1 भी ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल, तो मतलब इनके कंपोनेंट टूटेगा, इनका एक एक क्या तोड़ना पड़ेगा, हमें कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। और वो कंपोनेंट कहाँ पे जाएगा, और इनका वो कंपोनेंट, चलो इसे पॉजिटिव ही रहने दो यार, चलो इसे पॉजिटिव ही रखो। ये कहाँ लगेगा फोर्स, इसका नीचे लगेगा F3, ठीक है, ये लगा कहाँ पे F3। अब इनका एक एक कंपोनेंट टूटेगा, तुम जानते हो F2 का और F1 का। देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो अब भी है ना, ये वाला फोर्स लगा था ऐसे, इसने अब इस पे कहाँ पे लगाया, वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है। अब ये एंगल कितने कितने का, देखो देखो पूरा ट्रायंगल पूरा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120, सारे के सारे किसके हो जाएंगे, 120 के, ठीक है। अब इन दोनों का नेट जो निकलेगा वो कहाँ को निकलेगा, इन दोनों का नेट निकलेगा कहाँ पे भैया, इन दोनों का नेट निकलेगा बीच में, एफ नेट, ऐसे तो निकलता है एफ नेट। इन दोनों का एफ नेट जो निकला वो कहाँ को निकला, बीचों बीच निकल गया। कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कंपोनेंट तोड़ के भी हो जाएगा। देखो भाई कभी सोचोगे क्या बता रहे, देखो F2 का एक कंपोनेंट तोड़ दूंगे, F2 कोस थीटा यहाँ साइन थीटा, और इसका डालेंगे F1 कोस थीटा यहाँ साइन थीटा,
कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो मेथड 2 है ना, मेथड 2 था वो, ये मेथड 1 है जो मैं बता रहा, इससे करने सारे सवाल जो मैं बता रहा था छोड़ दो, चलो कंपोनेंट को झंझट ही खत्म करो यार, वरना कंपोनेंट में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन दोनों का एफ नेट तो यहाँ आएगा, इन दोनों का एफ नेट कहाँ पे आएगा, ऊपर को, और एफ नेट को कौन बैलेंस कर रहा है, F3, है ना। तो कहने का मतलब यह है, देखो जो एफ रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एफ नेट माइनस F3, क्यों, क्योंकि देखो एफ नेट ऊपर F3 नीचे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो F3 माइनस एफ नेट माइनस F3 आएगा। अब एफ नेट निकाल लो और F3 निकाल लेंगे, आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस इक्वेशन फर्स्ट कह दो, एफ नेट किन किन के बीच का है, एफ नेट है किस किस के बीच का, F1 और F2 के बीच का। तो कैसे निकालते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री। चलो भाई अब F1 F2 कैलकुलेट कर लो, पहले F1 F2 और F3 कैलकुलेट कर लो, बाद में वैल्यू तो रखनी है, बस F1 F2 F3 कैलकुलेट करके वैल्यू रखनी है। तो F1, चलो भाई F1 होगा K, चार्जेस सेम है, देखो ये चार्ज Q और ये वाला भी क्या है यहाँ Q, तो K Q अपॉन कितना डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी है, मान लो मैं इसकी बात करता हूँ F1 किसके कारण था, इन दोनों के कारण, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ऐसी ये चाहिए, ऐसी ये। एक बात तो मैं पता है, जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी। चलो भाई तो हम ये निकाल लेते हैं, मान लो इसकी जो ये तो ये टोटल कितनी है A, ये कितनी है टोटल A है भैया हमारे पास, ये टोटल क्या है A। अब अगर मैं इसकी हाइट निकाल लूँ, देखो ये कितना हो जाएगा A/2 तो हो जाएगा ये यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा A/2, क्योंकि ये मीडियन पे है, इसके मिडिल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना ये वाली लाइन। ये जो मीडियन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन कहाँ पे लाई करती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे लाई, मतलब किस पे लाई करेगी, बाइसेक्टर। ये मीडियन किसकी तरह काम करेगी, बाइसेक्टर की तरह काम करेगी। किसके लिए, ये मान लो A था और ये B था और ये क्या था C था, ABC के लिए। तो A वाली लाइन जो है, जो AO जो लाइन है, जो AO लाइन है वो बाइसेक्टर का काम करेगी, किसके लिए, BC के लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी। तो देखो तो 90 डिग्री हुआ, ये A/2 हो चुका, ये 90 डिग्री हुआ। तुम जानते हैं, हम जानते, देखो ये 90, तो ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ होगा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा, देखो टोटल तो 60 डिग्री है, टोटल कितने डिग्री है 60 डिग्री। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। चाहे तो ऐसे कर लो, ऐसे ही कर लो, ऐसे करने में फ़ायदा है। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमें ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड, तो साइड निकाल लो भाई। क्या होता है, देखो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल BO, और ये वाला कौन सा ले ले, ये कह लो चलो F, ये क्या कह दो, P कह दो, BOP में देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या चाहिए, देखो बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो किसमें होता है, cos 30 = क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 30 √3/2 होता है। बेस कितना हो जाएगा, बेस है भैया हमारे पास A/2 और हाइपोटेनियस कितना है, ये इसे क्या कह दो, BP, क्या कह देंगे, BP। 2 से 2 काट दो तो क्या बचेगा, BP जो होगा वो हो जाएगा कितना भैया हमारे पास, A/√3। तो हमारे पास कितनी साइड है भैया, ये A/√3। तो BP भी √3 है, PC भी A/√3 है और QP भी, वो AP भी क्या A/√3 है। तो लिख देंगे हेयर, पहले से बाद में लिखो हेयर, क्या लिखे, हेयर क्या लिखेंगे, PB = PC = PA A/√3। ठीक है भैया, ये सारी बातें हमारे पास हो चुकी। अब फोर्स निकालो, तो F1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन A/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या क्या बचेगा, Q अपॉन A² और √3 का 3 बन जाएगा ऊपर। F1 ये आया, क्या F2 भी यही आएगा, क्या F3 भी यही आएगा, सारे के सारे सेम आएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो क्या मान लो इन्हें 1 मिनट के लिए F मान लो। जब F मान लो तो F1 F2 तो F मान लिया, ऊपर पुट कर दो इसमें, इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो F नेट हो जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा, √ F1 की वैल्यू F² प्लस 2F² cos 120 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा F, केवल क्या बचे, F नेट, F बचेगा, कैलकुलेट कर लेना चाहे। F नेट की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो F रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा F नेट माइनस F नेट की वैल्यू क्या है, F3 की वैल्यू भी F से कट गया 0, तो F रिजल्टेंट कितना आया बच्चों, 0। मतलब इस वाले चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बीच वाले चार्ज पे कोई सा भी फोर्स नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन है मुंह जबानी करा देता, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी।
तो मैं बता देता, देखो सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, इन दोनों का नेट निकल के आएगा, बीच में एफ और एफ, ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बात ठीक थी। लेकिन मेरा मकसद था मेथड समझाना तुम लोगों को कि मेथड कैसे अप्लाई करना है, कैसे ट्रायंगल के केस में अगर सीजी पे कोई चीज रखी है तो कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चन भाई, ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे, ये आई थिंक तुम कर लोगे। अब आगे का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल बेस तो तुम कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है, और इसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं। अब क्वेश्चन करते हैं कौन सा, स्क्वायर बेस। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करूं, सब सारे के सारे बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, एक स्क्वायर दे रखा है हमें, ये क्या दिया हमें, एक स्क्वायर दे दिया। अब स्क्वायर देने के बाद हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर देने के बाद हमसे कहा है कि बताओ भैया नेट फोर्स बताओ किसी एक कोने पे, इस स्क्वायर के एक कॉर्नर पे नेट फोर्स बताएं। मान लो यहाँ भी क्यों रखा है, यहाँ भी क्यों रखा है, यहाँ भी क्यों रखा है और यहाँ भी क्यों रखा है। तो पॉइंट इस वाले कॉर्नर पे हमें क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। किस वाले कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे। तो निकाल लो भाई नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। इस सी पॉइंट पे क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। ठीक है भैया, तुम्हें पता है इसकी साइड कितनी होगी स्क्वायर की, ए। स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, ए मान लिया हमने स्क्वायर की साइड। ठीक है, अब हम जानते हैं इन दोनों, देखो जिस चार्ज पे निकाल रहे हैं उसका फोर्स को कंसीडर नहीं करना ना, बता चुका मैं, जिस चार्ज पे हम निकाल रहे हैं उस चार्ज का फोर्स को कंसीडर हमें नहीं करना। तो भाई इसको तो भूल जाओ। अब इस चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण। तो इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, F1 किस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, रिपल करेगा। तो रिपल्सन का मतलब ये लगेगा ऐसे, कितना F1, ये वाला लगाएगा इस पे इस तरफ को कैसे, F2, और ये वाला लगाएगा इस पे कैसे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो लाइन जॉइनिंग तो ये है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग कैसे लगेगा, F3। ये हो गया भैया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है F3। अब देखो F3 तो ठीक लग रहा साइड में, अब F1 और F2 का नेट, F1 F2 का नेट भी तो बीच में आएगा, तो F नेट भी तो ऊपर ही लगेगा, इसके ऊपर F नेट ओवरलैप कर जाएगा। किस किस का F नेट है, F1 और F2 का। तो अगर मैं F रिजल्टेंट की बात करूं, रिजल्टेंट निकालना, फाइंड रिजल्टेंट। तो भैया मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नेट प्लस F3, F नेट प्लस F3। और F नेट क्या होगा तुम जानते हो, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, देखो वो मत लिखो क्योंकि वो जीरो ही होगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये फर्स्ट हो गई। हम F1 निकाल लो, देखो सारी साइड A है, तो F1 क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। F2 क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्या F3 भी होगा, नहीं, F3 होगा K Q स्क्वायर अपॉन ये वाली डिस्टेंस, तो ये है ना दोनों के बीच की। अब ये डिस्टेंस कितनी है, देखो हाइपोटेनस ट्रायंगल का, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो इसका ट्रायंगल हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, A अंडर रूट 2। सब जानते हैं निकालना कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 2। ये और ये हाइपोटेनस वो लगा लेंगे, कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, A अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो F3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से क्या, K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। F1 F2 F3 तीनों चीजें आ गई। क्या F1 F2 इक्वल है, यस, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, F मान लो। चलो भाई तो रख दो यहाँ, देखो पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो F जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू क्या है, K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, F अंडर रूट 2 प्लस K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। F की वैल्यू रख दो, F क्या है, F1 इक्वल टू F2 मतलब कोई सा भी, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। क्या ले ले, कॉमन ले लो, तो F R आ जाएगा यहाँ से। क्या कॉमन ले भाई, K Q स्क्वायर कॉमन ले लो अपॉन A स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो भैया ये फोर्स लगेगा हमारे पास, नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है किसी भी एक कोने पे स्क्वायर के। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ तक तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन करने हैं ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने के। मान लो स्क्वायर के सेंटर पे रखा होता फोर्स, वो चार्ज, मान लो चार्ज कहाँ पे रखा होता है, स्क्वायर के सेंटर पे। मतलब कैसे, चार्ज कहाँ पे रखा होता, मान लो यहाँ रखा होता चार्ज मान लो कहाँ पे रखा होता है, यहाँ पे एक चार्ज, ये तो है ही क्यू, ये वाला, मान लो एक चार्ज रखा है स्मॉल को यहाँ पे, एक स्मॉल क्यू चार्ज कहाँ पे रखा है, बीचों बीच। तो इस पर अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो देखो, वैसे जीरो होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। जीरो क्यों होगा, पहले देख लो, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू,
और ये भी Q। डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम होगी, मान लो x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी x, यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी x, यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी x। ये पॉइंट क्या मान लेंगे O, ठीक है। ये A है, ये Q है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में कितना होगा वो F1। ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा कहाँ पे F2। ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा कहाँ पे F3। ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा कहाँ पे F4। तो ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, तो 0 आ जाएगा। कर देगा नहीं कर देगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स तो 0 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाता कुछ ना कुछ। हाँ, अगर मैं इसे निगेटिव कर देता तो मान लो चार्ज निगेटिव हो जाए तो ये जो लगा रहा है ना देखो, ये भी कहाँ को हो जाएगा, ये मुड़ के कहाँ को हो जाएगा इधर कोई F1। तब नेट क्या आएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट, F नेट आ जाएगा क्या, F नेट आएगा यहाँ से हमारे पास क्या F1 और प्लस F3। ये ऐसे करते हैं क्वेश्चन। अगर मैं इसे भी निगेटिव कर दूँ तो, अगर मैं इसे भी निगेटिव कर दूँ तो ये भी जुड़ करके वहाँ चला जाएगा, नहीं ये तो उसके कारण तो ये वाला आ जाएगा यहाँ, ये तो F4 था और यहाँ क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा। अब F2 आ जाएगा तो ये दोनों ऐड, इन दोनों का नेट अलग, इन दोनों का नेट अलग, इन दोनों का नेट आया ये, इन दोनों का नेट आया F डैश नेट और उनका बीच में निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे हम आराम से स्क्वायर के बेस के क्वेश्चन भी, स्क्वायर बेस क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। ट्रायंगल बेस क्वेश्चन और स्क्वायर बेस क्वेश्चन ही मैक्सिमम आते हैं। एक पॉलीगन और होता है, पॉलीगन मतलब जैसे ये भी पॉलीगन ही है, एक होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का भी देख लो भाई क्या हिसाब किताब है हेक्सागोनल का। हेक्सागोनल का हिसाब किताब कुछ ऐसा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये क्या है ओक्टे, ओक्टागोनल है ना, क्या है ये ओक्टागोनल। ऐसे लगा दिया हमने यहाँ। तो देखो यहाँ क्या है चार्ज Q, 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 सब जगह कैसे चार्ज है Q चार्ज है, सब जगह कैसे चार्ज है Q चार्ज है। अच्छा, अब इसके एक सेंटर पे चार्ज रख दिया स्मॉल q, सेंटर पे कितना चार्ज रख दिया स्मॉल q रख दिया। तो मान लो अगर इसके ऑक्टागोनल की सारी साइड A के इक्वल हो, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोनल है, जब रेगुलर ऑक्टागोनल है तो उसके सारी साइड अगर A हो तो मुझे नेट फोर्स Q पे बताना है। तो तुम बता सकते हो, देखो ये वाला इस पे लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में F1 मान लो, ये वाला कहाँ लगाएगा इस डायरेक्शन में F2 मान लो, ये वाला लगाएगा नीचे अपोजिट F3 मान लो, ये वाला लगाएगा इसके अपोजिट F4 मान लो, ये वाला लगाएगा ऐसे F5 और ये लगाएगा ऐसे F6 और ये वाला लगाएगा ऐसे F7 और ये लगाएगा ऐसे F8। अब देखो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स क्या निकल के आएगा इनका 0। नेट फोर्स क्या निकल के आएगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ Q लिख दूँ माइनस, मान लो मैं अगर यहाँ माइनस Q लगा दूँ तो ये वाला कौन सा लगा रहा था F3, तो F3 मुड़ के यहाँ चला जाएगा बस F3, बाकी सारे तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। F नेट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, F नेट निकल के आएगा F3 प्लस F2। तो ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं पॉलीगॉन बेस, है ना। तो ये भैया कूलम्ब्स लॉ का लेक्चर था बोर्ड लेवल। थ्योरी तो देखो दोनों चीज़ों में चलेगी, लेकिन ये क्वेश्चन जो कराए थे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं किसके, कॉम्पिटिटिव लेवल के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करूँ एक दो, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं हम यहाँ लिखते हैं हम JEE नीट। क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, खतरनाक सवाल फॉर JEE और नीट। ये है भाई। तो इनके लिए हम क्वेश्चन करते हैं कुछ आराम से। तो खतरनाक सवालों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। लेवल नंबर 2 खतरनाक सवाल। तो खतरनाक सवाल JEE नीट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर में देखो खतरनाक सवाल कुछ ऐसा है, घड़ी है भैया हमारे पास। क्या है ये, घड़ी, क्लॉक। ये लिखा है 1, ये लिखा है 12। मान लो जो इनके नंबरिंग होते हैं वहाँ पे चार्ज रखे हैं, ये 12 कूलाम। ये कितना है यहाँ 1 कूलाम, यहाँ कितना होगा 2 कूलाम, यहाँ कितना है 3 कूलाम, यहाँ कितना है 4 कूलाम, यहाँ कितना है 5 कूलाम, और यहाँ कितना है 6 कूलाम, यहाँ कितना है 7 कूलाम, यहाँ कितना 8 कूलाम, और यहाँ कितना है, ये कितना हुआ 8 कूलाम, और ये कितना होगा 9 कूलाम, ये कितना होगा 10 कूलाम, और ये कितना होगा 11 कूलाम। तो भैया ये ऐसे रखा है। अब एक चार्ज यहाँ रख दिया, बीच में छोटा सा चार्ज रखा है Q 1 कूलाम का। कितने का
1 कूलाम का एक चार्ज रख दिया यहाँ पे, बीचों बीच रख दिया भाई सेंटर पे 1 कूलाम का। अब इसकी जो रेडियस है, इस जो क्लॉक की रेडियस है वो कितनी है 10 मीटर कह दो। कितनी कह दो? नहीं 10 मीटर तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये 1 मीटर कह दो, चलो 1 मीटर एक रेडियस है क्लॉक की। ठीक है, हमें क्या बताना है? नेट फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज। क्या बताना है? नेट फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज। क्या बताना? फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज एट ओ। इस ओ पे नेट फोर्स बताना है 1 कूलाम चार्ज पे, है ना, मतलब इस ओ पे नेट फोर्स बताना बाकी चार्जेस के कारण। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसकी बात हम करते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो ये वाला इस पे लगाएगा नीचे को, ये वाला ऊपर को लगाएगा, 6 वाला उतना ही ऊपर को लगाएगा, है ना। तो देखो देखो यहाँ समझना इस चीज़ को, 6 कूलाम, देखो मैं बता रहा, समझना अच्छे से। 1 मीटर हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखो आर तो 1 मीटर है ही हमारे पास, मतलब ये आर 1 मीटर। देखो इसकी बात अगर हम करें तो 8 कूलाम यहाँ लगाएगा, वही कौन सा वाला 8 के सामने वाला कौन सा होगा भैया? 9 नहीं 7 के, हाँ 7 के सामने, 8 के सामने वाला 2। तो 8 कूलाम वाला यहाँ लगाएगा ऐसे और 2 लगाएगा नीचे, है ना। 8 कूलाम ऊपर, 2 लगाएगा नीचे, दोनों का रिजल्टेंट 8 में से 2 गए, 6 ही तो बचेगा। अरे सिंपल सी बात है, 8 पे लगाएगा, देखो 8 वाला लगाएगा ऊपर, ये लगाया मान लो F8 और 2 वाले लगाया F2। मैं अभी 2 का एग्जाम्पल ले रहा केवल, तो क्या हो जाएगा? F8 बड़ा है, F8 माइनस F2 तो आएगा इनका नेट, तो क्या आएगा? F8 का तो 8 ही निकलेगा, चाहे निकाल के देख लेना। 8 × 1 अपॉन R की वैल्यू 1 है ही, और कॉन्स्टेंट को भी मान रहे हैं, तो मान रहे हैं के, तो क्या हो जाएगा? 8 - 2 कितना बचेगा? 6K। ये तो आया 6K, क्या आया ये? 6K। और इस 6K की डायरेक्शन कहाँ को होगी? जहाँ को बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर को, तो ऊपर को जाएगा। तो मतलब कहाँ को आएगा इनका नेट निकल के, दोनों का, इन दोनों का जो नेट निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा? इस डायरेक्शन में 2 की तरफ, इस डायरेक्शन में निकल के जाएगा ऐसे, और कितना है ये? 6K। ठीक है, ऐसे निकलता है। ऐसे ही देखो जरा, ये दोनों लगाएंगे, 3 वाला इधर लगाएगा, 9 वाला इधर, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 6K। कितना बचेगा? यहाँ भी 6K, इसी डायरेक्शन में। अच्छा ये 10, ये 4, ये 10 वाला यहाँ लगाएगा, 4 वाला ऊपर लगाएगा, तब भी क्या बचेगा? ऐसे बचेगा। ये कौन सा? 6K। यहाँ पे भी क्या बचा? 6K। ये 11, ये 5, इसमें भी क्या बचेगा? 6K। अच्छा ये 12 वाला यहाँ लगाएगा, 6 वाला ऊपर, तो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या आ जाएगा ये? 6K। अच्छा कोई 7 वाला रहेगा, 7 वाला इस पे लगाएगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा? 6K। तो भैया ये हमारे पास टोटल फोर्सेज है जो 1 कूलाम चार्ज पे लग रहे हैं। ऐसे कुछ फोर्सेज लग रहे हैं। अब तुम्हें पता है टोटल एंगल जो होता है कितना होता है? 360। टोटल एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 का। यहाँ हर एक एंगल जो होगा कितने कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा भाई? देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, सब चीज़ें सेम है यहाँ, तो ये 90 डिग्री, ये पूरा 90, कितने पार्ट हो रहे हैं? 3 पार्ट, 1 2 3, तो 90 को 3 भागों में तोड़ दो, कितने बार कटेगा? 30 30 30। ऐसे ऊपर की अगर मैं बात को यहाँ पे इमेजिनरी लाइन खींच दूँ, वो भी 90, तो 30 30 30। सारे फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो अगर मैं इसकी कहानी कुछ ऐसे रचूँ, इसकी कहानी कुछ ऐसे बनाऊँ, एक फोर्स यहाँ लगा, ये भैया 6 कूलाम, तो ये आया वो 6 न्यूटन, एक आया 6K ऐसे है यहाँ, एक 6K भैया ये बिल्कुल साइड में है ऐसे ही, एक 6K भैया ये ऐसे है यहाँ पे, और एक 6K भैया ये ऐसे है यहाँ पे, और भैया एक 6K वर्टिकली डाउनवर्ड है यहाँ पे। 6K सारे के सारे, सबके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये है भैया। अब हमें नेट फोर्स निकालना है। तो देखो नेट मैंने तुम्हें भी बात बताई थी ना, एक जब एंगल हो, अब यहाँ पे तो वो नहीं कर सकते नेट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि 2 फोर्सेस के लिए वैलिड है वो। कितने फोर्सेस के लिए वैलिड है? 2 फोर्सेस के लिए वैलिड। यहाँ तो फोर्सेस बहुत सारे हो रहे हैं बाबूजी। तो यहाँ क्या किया जाए? यहाँ केवल एक ही काम की जाएगी, क्या? इसके कंपोनेंट तोड़े जाएंगे। अब यहाँ क्या तोड़ेंगे? कंपोनेंट। तो देखो जो फोर्स हॉरिजॉन्टल है उसे तो छुओ मत ना, बाकी बच्चों को जो फोर्सों को छोड़ो मत ना। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है उसे तो छुओ मत, जो बाकी बचे कुछ हैं उन्हें छोड़ो मत। तो कौन सा बचे कुछ है? 1 2 3 4, ये 4 बचे कुछ हैं। तो इस वाले का कंपोनेंट की बात करो इसकी, तो क्या जाएगा? यहाँ पे आएगा 6 cos 30, 6 cos 30। ठीक है, इस वाले का भी यहाँ पे जाएगा कितना? 6 cos कितना? 30 नहीं 60। क्यों? क्योंकि 30 है 30 है 60 हो जाएगा पूरा। ठीक है भैया बात। ऐसे इस वाले के यहाँ तोड़ूंगा, क्या आएगा? 6 cos 30। ठीक है, ऐसे ऊपर वाला तोड़ूंगा तो फिर क्या आएगा? आगे बढ़ा दो थोड़ा से, क्या आ जाएगा? 6 cos 60। और आगे वाला 6 तो चल ही रहा है, 6 के इस डायरेक्शन में, के सब पे है, ध्यान रखना के सब पे ही है, भूल मत जाना।
ठीक है। अच्छा इनके वर्टिकल कंपोनेंटों का क्या होगा, इनके वर्टिकल कंपोनेंट को देखो, इस वाले का 6 sin 60 और यहाँ 6 sin 30, ये दोनों हो गए। ऐसे ऊपर 6 sin 60 6 sin 30, वो दोनों ऊपर वो दोनों नीचे कैंसिल आउट, वो दोनों ऊपर वो दोनों नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट बचता है हॉरिजॉन्टल फोर्स वो कितना बचेगा, F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्सेज है वो कौन कौन से है, देखो 6 प्लस 2 तो 60 वाले हैं तो 12 cos 60 और प्लस 12 cos 30, ये भैया हमारे पास आ क्या है। तो 6 ऐसे ही प्लस 12 cos 60 मतलब 6 प्लस ये क्या बचेगा 6 रूट 3, तो ये हो जाएगा कितना 12 प्लस 6 रूट 3, या फिर क्या आएगा 6 को मान लो क्या बचेगा 6 प्लस रूट 3, इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लो तो 6 और 6 प्लस 1.73, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 7.73, तो क्या आएगा 36 18 8 1 6 7 42 1 43 4 6 7 42 और 4 46, क्या आया भैया हमारे पास न्यूटन। कौन सा फोर्स है, F हॉरिजॉन्टल। अगर F वर्टिकल की बात करूँ तो F वर्टिकल फोर्स क्या है, देखो नीचे की डायरेक्शन तो माइनस क्या आएगा 6K, ये K भी चल रहा है भाई सबके आगे इनके, K क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट। वर्टिकल फोर्स तो केवल एक ही है 6K, ठीक है। तो अगर हम नेट की बात करें तो F नेट कैसे निकलेगा, अब कुल मिला के जो सिचुएशन आई हुआ है ऐसे, ये वाला F हॉरिजॉन्टल निकल के आया होगा और ये F कहाँ पे निकल के आया, नीचे वर्टिकल निकल के आया 6K, मतलब FV आया होगा ये वाला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में निकलेगा F नेट। अब ये 2 बन गए, तो 2 बन गए तो कर दो क्या, FH का स्क्वायर और प्लस FV का स्क्वायर। FH कितना है, FH है हमारे पास 46.38 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, K ले लो बाहर, K क्या ले लो बाहर, सोल्व कर लेना आ जाएगा आंसर, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये भैया क्वेश्चन था, कुल क्लॉक क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया। चलो भाई ये क्वेश्चन समझ में आया, आई होप तुम लोगों की, ठीक क्वेश्चन था, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। कूलॉम फोर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो एक दिक्कत वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ठीक था। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन है, मान लो क्या, ये एक पेंडुलम है भैया, देखो ये क्या है, एक पेंडुलम, तो इस पर क्या है, इस पर ऐसे 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 एक चार्ज की बॉल यहाँ रखी है, ऐसे लटकी हुई, एक चार्ज की बॉल ऐसे लटकी हुई है, ये इस पर चार्ज कितना है Q, इस पर चार्ज कितना है Q, इसके बीच का एंगल है थीटा, इसके बीच का एंगल है थीटा, इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी रॉड की लेंथ कितनी है L। हमें क्या बताना है, हमसे मान लो नेट फोर्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए, नेट फोर्स पूछा जाए इस वाले पे, तो ये वाला इस पे लगाएगा फोर्स, ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ऐसे लाइन जॉइन होगी और ये वाला फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, F क्या, ये मान लो 1 है, ये क्या है 2 है और ये क्या है 1 है, तो F1 पे किसके कारण, 2 के कारण, तो ये फोर्स लगा, ये फोर्स होगा कितना, KQ² अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मान लो कितनी डिस्टेंस है, x है, मान ली कितनी डिस्टेंस है, x है, तो x², समझ में आ रही इतनी बातें नहीं, तो ये x है और ये भैया थीटा है ना, ये पूरा एंगल थीटा कह दो, ये क्या कह दो इनका पूरा, इस पूरे एंगल क्या कह दो, थीटा कह दो, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, थीटा कह दोगे तो दिक्कत हो जाएगी भैया, ऐसा अलग अलग ही रहने दो, क्या हो जाएगा, ये भी थीटा अलग है और ये वाला थीटा क्या है, अलग है। हमें ये पता है कि ये आधी आधी है, ये x/2 और ये भी क्या हो जाएगा x/2, ठीक है भैया। चलो अब इतनी तो बात कोई दिक्कत वाली है नहीं, KQ² अपॉन x², क्यों क्यों, क्योंकि Q1 Q2 इक्वल है, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, ये दे रखा है हमें, सही है भैया। देखो x की वैल्यू निकाल लो पहले, तो देखो यहाँ से निकाल लिया अगर हम x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा थीटा, ये तो 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री बन रहा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस लगा दो यहाँ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है x/2 और इंटू हाइपोटेनस कितना है L, तो क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2L cos थीटा, पूरा x आया नहीं, x/2 नहीं आया, पूरा x आया, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगी KQ² अपॉन क्या हो जाएगा 2L cos थीटा का होल स्क्वायर। तो भैया ये हमारे पास क्या आया है, डिस्टेंस आई है दोनों के बीच की, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस x वो ये आ गई हमारे पास, ठीक है इतनी बात। अब इसका जो इसका मास होगा कुछ वो mg नीचे बैलेंस कर रहा होगा ऐसे, है ना, इसमें टेंशन कितनी है T, तो इस टेंशन को बैलेंस करना पड़ेगा ऊपर की तरफ को, टेंशन का एंगल थीटा मान लो, ये थीटा तो ये भी थीटा, एंगल टूटेगा T cos थीटा, और एक एंगल कहाँ टूटेगा, इस डायरेक्शन में, कौन सा, वो T sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये इधर को और ये इधर को, तो क्या हो रहा है, देखो T sin थीटा इक्वल टू किसके है, KQ² अपॉन 4L² cos² थीटा। ऐसे इन दोनों की बात करो तो क्या होगा, T cos थीटा किसके इक्वल है, mg के इक्वल। यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, यहाँ से देखो 4 चीज़ें हैं,
टेंशन पूछेगा टेंशन निकाल लोगे, एंगल पूछेगा एंगल निकाल लोगे, लेंथ पूछेगा लेंथ निकाल लोगे, मास पूछेगा मास निकाल लोगे, चार्ज पूछेगा चार्ज निकाल लोगे। 5 चीज़ें निकाल सकते हो, और 5 चीज़ें निकालने के लिए कोई 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि 2 इक्वेशन है ना, तो 2 अननोन ही तो निकाल सकते हो ना, 5 अननोन नहीं निकाल सकते 2 इक्वेशन से। तो कम से कम 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके दोनों अननोन निकल जाएंगे तुम्हारे 2 इक्वेशन से, मतलब 2-3 चीज़ें पता हो तो। कई सारे सवाल बन सकते हैं ऐसे, बहुत सारे ढेरों सवाल बन सकते हैं भाई, ढेरों। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं अब क्वेश्चन करने में अब तुम्हें, आई थिंक। चलो, अब ये थे भाई हमारे लेवल के क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन में अलग से सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा। बाकी किसी को क्वेरी हो तो पूछ लेना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।